हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सोनी और आप देख रहे हैं साइंस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें हम क्लास 12 के केमिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड है वो एक मैटर है। तो सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करेंगे। मैटर मतलब हिंदी में पदार्थ। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। नाउ मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ हमारा इस चैप्टर का प्रोटैगोनिस्ट यानी कि सॉलिड आता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे सोसाइटी में मेल, फीमेल एंड अदर्स होते हैं, बट इन टोटल हम उन्हें ह्यूमन बीइंग बुलाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, बट हम इन्हें इन टोटल पे मैटर बोलते हैं। अब बाद में हम उन्हें उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि नहीं, ये मेल है, ये फीमेल है, ये अदर्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी बाद में हम इनको फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि नहीं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मैटर का कोई भी फॉर्म, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जो मैटर जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है उसका नेचर क्या है और बाइंडिंग फोर्स जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्लोज रखने में काम आती है वो कैसा और कितना स्ट्रांग है। तो सॉलिड में द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज रिजिड। नाउ लेट्स मूव टू द लिक्विड एंड गैस। फ्रेंड्स, हम यहाँ केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसीलिए आपके केमिस्ट्री के बुक के फर्स्ट पेज में ये मेंशन किया गया है 2 सेंटेंसेस में कि लिक्विड एंड गैस इज अ फ्लूइड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू मूव। अब वो उनके पास मूव करने की एबिलिटी इसीलिए होती है जस्ट बिकॉज कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो, स्पेशली इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। लिक्विड में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता ही है, बट गैस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए लिक्विड एंड गैस को हम फ्लूइड की श्रेणी में रखते हैं, बट हमें पढ़ना तो सिर्फ सॉलिड है। तो नाउ लेट्स मूव टू द सॉलिड। सॉलिड जस्ट बिकॉज इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रियली हाई, तो जैसे मैंने पहले बताया इट इज रिजिड। तो अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ अ मैटर in which the intermolecular force of attraction is really high, due to which it gets rigid, it becomes rigid and it cannot be compressed even if we apply an external force to it. तो अब हम इसका प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे कि इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉलिड के। लिक्विड एंड गैस को हम छोड़ देंगे बिकॉज इस चैप्टर से लिक्विड एंड गैस का कुछ लेना ही नहीं है। तो जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड के वो ये हैं कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप एंड साइज, दे आर रिजिड, they have strong intermolecular force of attraction and they have short intermolecular distances। means कि इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, लाइक जो सॉलिड होता है उनके मॉलिक्यूल इतने क्लोज होते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, इसीलिए ये इतने हार्ड दिखते हैं और आप इन्हें ईजिली कंप्रेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। और जो इनके मॉलिक्यूल इतने क्लोज होते हैं कि देखिए इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है कितना स्मॉल है। तो इसका एक प्रॉपर्टी ये भी है कि दे हैव अ शॉर्टर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। नाउ हम लोग चलते हैं सॉलिड के। तो नाउ लेट्स मूव टू द सॉलिड के पार्ट्स। सॉलिड इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फ्रेंड्स। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो 2 पार्ट में अगेन सॉलिड को Solid is again divided into 2 parts on the basis of arrangement of particle। यानी कि सॉलिड को हम फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम इस बेसिस पे उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो जिन पार्टिकल से बने हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो सॉलिड के जो 2 पार्ट हैं वो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जिनसे वो बने होते हैं, उनके एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, ठीक है। और वो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। लाइक मैं यहाँ एग्जांपल के लिए आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक शेल्फ है, बुक शेल्फ है, और हमें साइंस और हिंदी के बुक को अरेंज करना है। तो हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, साइंस हिंदी, साइंस हिंदी, साइंस हिंदी, और ये पैटर्न फॉलो होता जाएगा। सिमिलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है वो उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो एक ही पैटर्न को एक ऑर्डर में फॉलो करते हैं एंड दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जिसका मतलब होता है कि
ये जो सॉलिड होता है वो बहुत ही लंबा रेंज बनाता है, इतना लंबा कि वो एक दीवार फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे पहले Na आया, फिर Cl, NaCl, NaCl, NaCl करके ये पूरा एक लंबा चेन बना सकता है। तो यहाँ से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड दैट हैज़ अ डेफिनेट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के शेप होते हैं वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं। लाइक मान लीजिए अगर ऐसे पैटर्न है तो ये फॉलो होते ही जाएंगे और एक बहुत लॉन्ग रेंज बनाएंगे, ठीक है। नाउ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सॉलिड वी हैव इज अमॉर्फस सॉलिड। फ्रेंड्स, अमॉर्फस वर्ड हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नो फॉर्म। अब इसके वर्ड के मीनिंग से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सॉलिड है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है उस तो एक वो उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इट इज़ इरेगुलर इन शेप, ठीक है, ये तो है ही। फिर इसका रेगुलर अरेंजमेंट भी नहीं होता, और यहाँ शॉर्ट रेंज ऑर्डर का वर्ड का यूज़ हुआ है जिसका मतलब है कि इसका बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, इसका बिल्कुल भी लॉन्ग रेंज नहीं होता, जैसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखे थे। जैसे कि ये अमॉर्फस सॉलिड है तो बिना कोई पैटर्न का कहीं भी इसका मॉलिक्यूल अरेंज होता है, और हाँ ये ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, छोटा सा ही बनता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम अमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं कि दो सॉलिड विच हैज़ इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। और इसके एग्जाम्पल बहुत ही हम कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी विल डिफ्रेंशिएट बोथ द सॉलिड्स, ठीक है। तो हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनका प्रॉपर्टी यानी कि गुण, क्रिस्टलाइन सॉलिड और यह अमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के शेप के बेसिस पे। तो जो शेप है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, वो जैसे मैंने बताया वो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं। अगर वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल, तो वो सर्कल ही उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, ये बाद में जाके वहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होगा। सिमिलरली अमॉर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर शेप होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो शेप है वो कोई फिक्स नहीं होता, वो इरेगुलर होता है। मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फ्रेंड्स जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो शार्प भी होता है और उसका एक फिक्स होता है, लाइक एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ये मेल्ट कर जाता है, ठीक है। बट जो अमॉर्फस सॉलिड होता है वो मेल्ट नहीं करता, बट सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ पहले होता क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को कट करते हैं तो कट करने के बाद हमें जो दो सरफेसेस मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिपेंड करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मान लीजिए कोई चीज़ है, उसे हम अगर कट करते हैं ना तो जो दो सरफेस मिलता है वो बहुत ही शार्प एजी वाला होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। बट जो अमॉर्फस सॉलिड होता है ना वो बहुत ही रफ सरफेस हमको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हम सोडियम को कट करेंगे ना नाइफ से तो आप देखोगे कि कितना सॉफ्ट मतलब शार्प एज्ड एकदम स्मूथ सरफेस वाला आपको दो पार्ट मिलेगा। बट अमॉर्फस सॉलिड फॉर एग्जांपल आपको रबर को कट करोगे ना तो वो बिल्कुल उसका सरफेस सॉफ्ट नहीं होगा या फिर स्मूथ नहीं होगा, वो रफ होगा। तो वो एक नेचर है अमॉर्फस सॉलिड का। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड का और अमॉर्फस सॉलिड का नेचर के बारे में बात करें फ्रेंड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना वो ट्रू सॉलिड होता है, ठीक है। बट जो अमॉर्फस सॉलिड होता है ना उसे हम स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। आपको बताती हूँ कि इसका रीज़न क्या है। आपको पता है स्यूडो हम लोग बायो में पढ़े होते हैं कि मोएबा का होता है फॉल्स जो लेग होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो केमिस्ट्री में जो स्यूडो का यूज़ हो यहाँ पे इसका फॉल्स, मतलब यहाँ वो फॉल्स सॉलिड है वो, ठीक है। इसका आप देख सकते हो कि जो ग्लास होता है आपके घर पे जो विंडोज लगे रहते हैं वो गर्मी में वो नीचे के साइड थोड़े मोटे लगते हैं इन कंपैरिजन जो ऊपर के साइड होते हैं। तो वो इसीलिए होता है बिकॉज उनमें ना फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो वो गर्मी के जब टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है तो वो जो ग्लास होता है ना वो नीचे थोड़ा बह जाता है। तो मैंने बताया कि अमॉर्फस सॉलिड का एक नेचर ही है कि वो स्यूडो सॉलिड है या सुपर कूल सॉलिड है, ठीक है। नाउ एनोस्ट्रॉपी फ्रेंड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इज एनोस्ट्रॉपिक इन नेचर। फ्रेंड्स एनोस्ट्रॉपिक इन नेचर का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास NaCl है, ठीक है।
तो NaCl 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 बनाया, पहले Na आया, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, Na, फिर Cl। तो एनोस्ट्रॉपी की नेचर का मतलब होता है कि जो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर करोगे ना तो वो डिफरेंट आएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ऊपर से जब नीचे आओगे तो सिर्फ आपको Na मिलेगा, बट जब इधर से जाओगे तो NaCl 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 मिलेगा। फिर इधर से देखो, फिर Na, फिर Cl, फिर ऐसे ही Na, फिर आगे जो भी चेन बनता जाएगा Cl। तो आप जब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करोगे ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो ना इधर से आपको वैल्यू अलग आएगी, इधर से वैल्यू आपको अलग आएगी, इधर से वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है एनोस्ट्रॉपी की नेचर का मतलब, इसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब आप मेजर करोगे ना इस सॉलिड का, तो आपको हमेशा डिफरेंट ही वैल्यू मिलेगा। बट जैसे कि अमॉर्फस सॉलिड का आइसोट्रॉपिक in नेचर होता है, वो इसीलिए बिकॉज मैंने बताया कि ज़्यादा रेंज का तो होता नहीं, इट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसके वजह से आपको किसी भी डायरेक्शन में आप इससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोई और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने की कोशिश करोगे तो एकदम सेम टू सेम मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा और एक चीज़ जो आपके टेबुलर फॉर्म से दिया हुआ होगा एनसीईआरटी के बुक में, वो है हीट ऑफ फ्यूज़न, जो मैंने इसमें नहीं मेंशन किया। बट हीट ऑफ फ्यूज़न मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड का ना एक आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर ना वो गल जाता है, उसका एक फिक्स होता है। बट एमॉर्फस सॉलिड का ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमॉर्फस सॉलिड का यूज़ नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड बहुत यूज़फुल मटेरियल है फ्रेंड्स, ग्लास, रबर, प्लास्टिक जो भी हम दिन में यूज़ करते हैं वो सब एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। एंड एमॉर्फस सिलिकॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल, ये फोटोवोल्टेइक मटेरियल इज़ यूज फॉर द कन्वर्शन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इट इज़ गुड, अगर आप इसे याद कर लो मे बी इससे क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स का। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि अमॉर्फस सॉलिड फॉर्म्स वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, देयरफॉर उसके आगे बढ़ने का चांसेस यहीं क्लोज होता है। तो अमॉर्फस सॉलिड का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आगे हम जिस टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। फ्रेंड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, लेकिन आपको बता दूं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन जो चारों सॉलिड में कैसा होगा, उनका नेचर किस तरह होगा, उस बेसिस पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो 4 डिफरेंट पॉइंट है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक, कोवेलेंट, और इसे हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफाइन करेंगे। फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड इज दैट सॉलिड in which the constituent particles are molecular and are held by weak van der Waals force, ठीक है, उसे हम molecular solid कहेंगे। Friends, now molecular solid is divided into 3 parts, that is the polar molecular solid, non-polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid। अब हम एक एक करके इन तीनों को डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि इधर आइटम के बने होते हैं और वो मॉलिक्यूल जो कि फॉर्म होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से। फॉर एग्जांपल H2 जैसे कि है, तो इस पे बॉन्ड बना, ठीक है, वो इधर आइटम का बना है, इसमें इन्होंने शेयरिंग करा, इसमें कोई चार्ज का इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली क्लोरीन का भी वही फंडा है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बहुत ही सिंपल है कि molecular solid which are either consist of atoms or a molecule formed by non-polar covalent bond। अब इसके प्रॉपर्टी होते हैं कि they are held by weak dispersion और London force, ठीक है। These solids are soft, since friends हमने जाना है कि इसके बीच में जो होता है वो weak dispersion या London force होता है, so it is soft and it is non-conductor of electricity because it does not have any free electrons। Now they have very low melting point, again इसका रीजन यही है कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक है, and are usually in liquid and gaseous in room temperature। Now let's discuss about the polar molecule are those molecular solid which have polar covalent bond। अब ये क्या है? For example HCl। अभी होता क्या है कि जो HCl के बीच जो बॉन्ड बनता है like H and Cl, since being the most electronegative element, ये partially नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और ये पॉजिटिव, ड्यू टू विच
जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा और वो बॉन्ड जिससे वो अटैच हो जाएंगे, यानी कि ये बॉन्ड, उसे हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटिवली हायर, थोड़ा सा हायर देन नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, बट हाँ नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से हाई तो होता ही है। अब हम आएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड पे। तो जैसे कि इसका नेम इटसेल्फ आपको बता रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड मीन्स वो मॉलिकुलर सॉलिड जिसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम डिफाइन कर सकते हैं कि दो सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। आपको बता दें कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड कैन ओनली बी फॉर्म with H and FO and N atoms। मतलब हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से, या तो नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन इस इनके अलावा और किसी से नहीं। हाइड्रोजन के साथ बनाए, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बनेगा जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देन ऑक्सीजन के साथ एंड अमोनिया। अब मैं बताती हूँ कि कैसे बॉन्ड करेगा। दो H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। H2O में दो H, एक ऑक्सीजन, इन्होंने अट्रैक्ट करा, फिर सिमिलरली वो चेन बनता चला जाएगा और ये ऐसे ही चेन फॉर्म होता जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, जैसे कि ये अब इधर गया, फिर O, फिर ऐसे ही वो अटैच्ड होते जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी है कि दे आर सॉफ्ट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर इंसुलेटर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आयनिक सॉलिड। Ionic solids are those solids which are made up of ion, that is cation and anion, and are held by ionic bond। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप NaCl ले लो। NaCl में cation है, एक anion है, तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बना वो हमारा आयनिक सॉलिड हुआ। इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ना, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, उसे हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक सॉलिड, उसके प्रॉपर्टीज ये है कि दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे आर इंसुलेटर सिंस दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ मेटेलिक बॉन्ड। फ्रेंड्स, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर हेल्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड सोडियम। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। तो हम जब ऐसे बताते हैं तो आपको पता चलेगा आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास ये है सोडियम। ठीक, तो आउटर सेल, जितने इनर सेल होते हैं ना, न्यूक्लियस और जो इनर सेल होते हैं, जो फिल्ड होते हैं, उन्हें हम कर्नाल बोलते हैं। फ्रेंड्स, कर्नाल का हिंदी मतलब गुठली होता है। आम का गुठली आप देखा है ना कि कैसे अंदर आम का गुठली होता है एंड देन आफ्टर जो होता है उसका पूरा फ्लैश जो होता है वो बाहर होता है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सोडियम का है वो कर्नल है ये। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियस और पूरा फिल्ड सेल है, बाकी जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो बाहर ही रह जाएगा। अब कोई भी मेटल होता है तो वो एक चीज़ से तो बना नहीं होता, ढेर सारा होगा। ठीक है, और ये बाहर, ये और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये क्या होता है कि मेटलिक सॉलिड्स में क्या होता है कि एक कर्नल होता है और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो चारों ओर होता है, और इसको हम कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ इसका प्रॉपर्टी है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो फ्लो कर रहा है, वो फ्री है, तो वो तो कंडक्ट करेगा ही। दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। फ्रेंड्स, इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है तो डेफिनेटली हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल होगा। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका फोर्स को तोड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स, इस वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, जिसके बारे में हम लोग सॉलिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो कोवेलेंट, और इससे हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स आर दोज सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जो बनता है। ठीक है, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायमंड
एंड सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, सो दे आर रियली हार्ड। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ग्रेफाइट जो है ना वो एक्सेप्शन है, वो सॉफ्ट होता है। उसके बाद दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एंड सिंस दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इंसुलेटर होना ही है। अब थोड़ा हम एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, आप देख रहे हो यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि डायमंड जो है और ये है ग्रेफाइट। अब जो डायमंड और ग्रेफाइट होता है वो तो एक ही चीज़ का बना, मतलब कार्बन का ही बना होता है, राइट, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत डिफरेंस है। ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड है, कोई फ्री नहीं है, बट ग्रेफाइट की केस में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट जो होती है ना उसका मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो उसके एक्सटर्नल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, बट वो बॉन्डेड ओनली 3 से ही होती है। यहाँ से 1 2 और इधर होगा जिससे वो और चेन बनाएगा वो 3, लेकिन उसका जो चौथा है वो फ्री होता है। सिमिलरली दूसरा लेयर में भी, तीसरा लेयर में भी। तो इस वजह से ना ग्रेफाइट इंसुलेटर नहीं है, वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है टू मूव। अब आप इसका अरेंजमेंट देखोगे तो ये लेयर में है ना, लेयर पे, तो लेयर में होने के कारण ये जो लेयर है एक दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं और इस वजह से ये सॉफ्ट भी होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ब्रेविस लेटिस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा आपको हमारे वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन थैंक यू।